हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। डियर स्टूडेंट्स, अगर आप भी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर के साथ हम आपके सिलेबस की एक बेहद इंपॉर्टेंट यूनिट स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम क्षेत्रमिति अर्थात मेंसुरेशन है। डियर स्टूडेंट्स, आपको हम बता दें कि इस यूनिट में जिसका नाम मेंसुरेशन, इसमें कई सारे चैप्टर्स हैं, कई सारे टॉपिक्स हैं, तो ये यूनिट थोड़ी सी लॉन्ग चलने वाली है। लेकिन आपको विश्वास दिलाता हूं कि जितने भी लेक्चर इस यूनिट से रिलेटेड मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा, अगर आप लोगों ने कंप्लीट लेक्चर को देखा, समझा, जो क्वेश्चंस मैंने सॉल्व कराया उसको आपने सॉल्व किया, तो पूरा विश्वास दिलाता हूं कि आपके एग्जाम में मिनिमम 5 क्वेश्चंस आपके ज़रूर से ज़रूर सही हो जाएंगे, उससे ज़्यादा भी हो सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, आइए आज के इस लेक्चर के साथ एक नई यूनिट की शुरुआत करते हैं, एक नए उत्साह के साथ, और देखते हैं कि इसके अंतर्गत हमें क्या क्या पढ़ना है। डियर स्टूडेंट्स, आज का ये लेक्चर क्षेत्रमिति अर्थात मेंसुरेशन के इंट्रोडक्शन पे बेस्ड है। हो सकता है आज का लेक्चर थोड़ा सा आपको बोरिंग सा लग जाए, लेकिन चूंकि शुरुआत है तो मैं हमेशा जब किसी भी चैप्टर की शुरुआत करता हूं, कुछ भी पढ़ाता हूं, तो मैं पूरा ये मान के चलता हूं कि हमारे स्टूडेंट्स को इसके बारे में कुछ नहीं पता है। बुरा मत मानिएगा, कुछ नहीं पता है का मतलब मेरा ये है कि होता क्या है कि हमारे भूलने की एक टेंडेंसी होती है। जब कोई भी चीज़ प्रैक्टिस में नहीं होती है तो अक्सर वो दिमाग से फिसल जाती है। इसलिए मैं एकदम ज़ीरो से स्टार्ट करता हूं और एकदम हीरो लेवल की क्लास आपकी लेकर के जाता हूं, इसलिए ध्यान से समझने का प्रयास करेगा। डियर स्टूडेंट्स, मेंसुरेशन का मतलब क्षेत्रमिति होता है, ये तो सबको पता है। मेंसुरेशन का मतलब डियर स्टूडेंट्स क्या होता है? क्षेत्रमिति होता है, ये सबको पता है। मेंसुरेशन के अंतर्गत आपके माइंड में बात आती है कि क्षेत्रफल पढ़ा जाता है, परिमाप पढ़ा जाता है, आयतन वायतन निकाला जाता है। लेकिन मैं एक नया स्ट्रक्चर आपके माइंड में डालूंगा क्षेत्रमिति को लेकर के, आप समझने का प्रयास करिएगा। डियर स्टूडेंट्स, जो हमारा मेंसुरेशन है, जो क्षेत्रमिति है, इसके अंतर्गत डियर स्टूडेंट्स हमें 2 प्रकार की आकृतियों के बारे में अध्ययन करना होता है। ध्यान दीजिएगा, अगर हम आकृति की बात करें या कह सकते हैं आकृतियों की बात करें, बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझते चलिएगा। आकृतियां, जिनको डियर स्टूडेंट्स हम लोग क्या कहते हैं? फिगर्स कहते हैं, फिगर्स। ठीक है, मेंसुरेशन में हम लोग आकृतियों के बारे में अध्ययन करते हैं। जैसे आप लोगों ने त्रिभुज का नाम सुना है, चतुर्भुज का नाम सुना है, वर्ग का नाम सुना है, बहुभुज का नाम सुना है, बेलन का नाम सुना है, शंकु का नाम सुना है। ये सब क्या है? ये सब आकृतियाँ। तो मेंसुरेशन में हम लोग इन्हीं आकृतियों के बारे में क्या करते हैं? स्टडी करते हैं, अध्ययन करते हैं। तो ये जो आकृतियाँ होती हैं, जो फिगर्स होते हैं, नोट्स बनाते चलिएगा और मेरे साथ खूब ध्यान से पढ़ते चलिए, पूरा मन लगा लीजिए, कॉपी और पेन लेकर के बैठिए। आकृतियाँ जो होती हैं, जो फिगर्स होते हैं डियर स्टूडेंट्स, वो 2 तरह से होते हैं, उनको 2 कैटेगरी में कैटेगराइज किया जाता है। देखिएगा ध्यान से कौन कौन सी। पहला जो होता है डियर स्टूडेंट्स, उसको हम लोग बोलते हैं समतलीय आकृति। आपके पास बुक होगी तो आपकी बुक में इस तरीके से चैप्टर वाइज दिया भी गया होगा, समतलीय आकृतियों के क्षेत्रफल तथा परिमाप। एक चैप्टर और देखा होगा आपके, होगा घन घना बेलन, फिर एक शंकु होगा, प्रिज्म और पिरामिड। इस तरीके से बुक में अलग अलग दिया गया होगा। लेकिन मैं इसको एक यूनिट बना करके एक साथ कंपैक्ट फॉर्म में आपको प्रोवाइड करने का प्रयास कर रहा हूँ, जिससे एक जो है प्रोफार्मा बन जाए माइंड में कि हाँ, हमें क्या क्या पढ़ना है और ये सब चीज़ें होती क्या है। मीन्स किसी भी चीज़ को एकदम एक पैकेट के रूप में कंपैक्ट कर लेना, ये पढ़ने का बेहतरीन तरीका होता है। उस तरीके से मैं आपको बताने का प्रयास कर रहा हूँ। तो आकृतियाँ जो फिगर्स होती हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। देखो कौन कौन सा। एक होता है बच्चों ठोस आकृति। क्या? ठोस आकृति, या पहले मैं आपको बताता हूं समतलीय आकृति। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, एक होती है समतलीय आकृति, ध्यान से समझते चलना। समतलीय आकृति या आकृतियां, ठीक है, समतलीय आकृतियां, जिसको डियर स्टूडेंट्स हम लोग बोलते हैं प्लेन फिगर्स। प्लेन फिगर्स, या इसको हम लोग 2D फिगर्स भी कहते हैं, 2 डायमेंशनल। ठीक है, द्विविमीय आकृति के नाम से भी इसको जाना जाता है। दूसरा जो होता है डियर स्टूडेंट्स, उसको बोलते हैं ठोस आकृतियां। क्या बोलेंगे? ठोस आकृतियां, जिसको डियर स्टूडेंट्स हम लोग बोलते हैं सॉलिड फिगर्स। क्या बोलेंगे? सॉलिड
फिगर्स बोलते हैं, ठीक है, ठोस आकृतियां, या इसको डियर स्टूडेंट्स 3D फिगर के नाम से भी जाना जाता है, 3D फिगर्स के नाम से भी जाना जाता है। समझने का प्रयास करिए। आकृतियां दो तरह की होती हैं, एक होती है समतलीय आकृति और एक होती है ठोस आकृति। बातों को समझते चलिएगा, पकड़ते चलिएगा। जो समतलीय आकृति होती है उसमें 2 डायमेंशन होते हैं, मीन्स वे आकृतियां जिनको आप एक कॉपी के पेज पे आसानी से ड्रा कर सकते हैं, उसमें ऊंचाई नहीं होती है, केवल 2 डायमेंशन होते हैं, उन्हें हम लोग समतलीय आकृतियों के नाम से जानते हैं। वे आकृतियां जिनमें डियर स्टूडेंट्स 3 डायमेंशंस होते हैं, मीन्स उसमें हाइट भी होती है, उसमें मोटाई भी होती है, उस प्रकार की आकृतियों को हम लोग ठोस आकृतियां कहते हैं। अब आइए हम लोग बात करते हैं कि इन समतलीय आकृतियों में कौन कौन सी आकृतियां आती हैं और कौन कौन सी हमें पढ़नी है। ठीक है, आइए। इन समतलीय आकृतियों में मुख्यतः जो बात होती है बच्चों, वो किसकी किसकी होती है देख लीजिए। बात होती है बच्चों वृत्त की, जिसको डियर स्टूडेंट्स हम लोग सर्कल्स कहते हैं। ठीक, अगली चीज ध्यान देना, अगला आता है बच्चों त्रिभुज, जिसको हम लोग ट्रायंगल्स कह के नाम बुलाते हैं, त्रिभुज जिसको कहते हैं ट्रायंगल्स। ठीक है, अगला जो होता है बच्चों उसका नाम होता है चतुर्भुज। समझते चलिए, मस्त समझाऊंगा। चतुर्भुज जिसको हम लोग बोलते हैं बच्चों क्वाड्रिलेटरल, क्वाड्रिलेटरल्स के नाम से जानते हैं। और एक और होता है बच्चों जिसको हम लोग बोलते हैं बहुभुज, बहुभुज जिसको इंग्लिश में बोला जाता है पॉलीगन, पॉलीगन। ये मुख्यतः 4 प्रकार की आकृतियां होती हैं जिन्हें हम लोग समतलीय आकृतियां कहते हैं। ये सब आपके सिलेबस में। वृत्त क्या होता है, वृत्त से संबंधित छोटे छोटे जो टर्म्स हैं, जीवा क्या होती है, व्यास क्या होता है, उसके आधार पे क्वेश्चंस आते हैं। वृत्त के क्षेत्रफल पे आधारित आते हैं, वृत्त के परिमाप पे आधारित आते हैं। वृत्त के क्षेत्रफल और परिमाप का प्रयोग करते हुए व्यवहारिक प्रश्न भी हम लोगों से पूछे जाते हैं। सेम सिचुएशन त्रिभुज में भी है, चतुर्भुज में है। बहुभुज के थोड़े कम क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, लेकिन सिलेबस में है। तो ये समतलीय आकृतियों में हमें वृत्त, त्रिभुज, चतुर्भुज और बहुभुज के बारे में बच्चों क्या करना है, स्टडी करना है। अच्छा, इसके बारे में जो हमें स्टडी करना है वो क्या करना होता है, उसको समझने से पहले आइए हम बात कर लेते हैं कि इन ठोस आकृतियों में हमें किन किन आकृतियों का अध्ययन करना होता है। ठोस आकृतियां हमने आपको समझा दिया, ऐसी आकृतियां जिसमें 3 डायमेंशन होगा, मीन्स उसमें मोटाई या ऊंचाई कह सकते हो भी होती है, उन्हें हम ठोस आकृतियां कहते हैं। कौन कौन सी होती हैं ठोस आकृतियां, देखिएगा डियर स्टूडेंट्स। सबसे पहली ठोस आकृति जो हम लोग पढ़ते हैं उसको हम लोग घनाभ कहते हैं, घनाभ, जिसको डियर स्टूडेंट्स इंग्लिश में क्यूबॉइड कहा जाता है। क्या कहा जाता है डियर स्टूडेंट्स, क्यूबॉइड कहा जाता है। ठीक, उसके बाद दूसरा हम लोग पढ़ते हैं घन, जिसको हम लोग बच्चों क्या बोलते हैं, क्यूब बोलते हैं। क्या बोलेंगे, क्यूब बोलेंगे। इसके बाद हम लोग बोलते हैं बेलन, पूरा नाम इसका लंबवृत्तीय बेलन है, लेकिन नॉर्मली हम लोग बेलन लिख लेते हैं, जिसको हम लोग बच्चों क्या कहते हैं, सिलेंडर कहते हैं। उसके बाद हमारा क्या आता है, शंकु आता है, शंकु, जिसको हम लंबवृत्तीय शंकु कहते हैं, इसको इंग्लिश में हम लोग कोन कहते हैं। क्या कहेंगे बच्चों, कोन। ठीक है, CONE, कोन, कोन कहते हैं। इसके बाद बच्चों गोला आता है, गोला, जिसको हम लोग स्फीयर कहते हैं। समझते चलिएगा, जिसको हम लोग क्या कहेंगे, स्फीयर। और अगला जो होता है डियर स्टूडेंट्स उसका नाम अर्धगोला होता है। ध्यान देते चलिएगा, अर्धगोला, जिसको हम लोग इंग्लिश में बच्चों हेमीस्फीयर कहते हैं। ध्यान रखिएगा, क्या कहते हैं, हेमीस्फीयर कहते हैं। इसके अलावा प्रिज्म आता है, प्रिज्म, ठीक है, प्रिज्म आता है। और बच्चों क्या आता है, पिरामिड आता है, पिरामिड, ठीक है, पिरामिड। ये ठोस आकृतियां इतनी हैं। और आपकी जानकारी के लिए बता दें कि पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्ज़ाम के सिलेबस में ये समस्त आकृतियां हैं जो आपके सामने हमने लिखा हुआ है। क्या डियर स्टूडेंट्स, समतलीय आकृतियों में हमें इन 4 आकृतियों के बारे में अध्ययन करना है,
ठोस आकृतियों में 1 2 3 4 5 6 7 8 आकृतियों के बारे में अध्ययन करना है। ये सारी चीज़ें मिलाकर के आपके बुक में 3-4 चैप्टर में दिया गया है, अलग अलग बुक में। तो मैं आपके बुक के अकॉर्डिंग चैप्टर वाइज नहीं कराऊंगा, ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं। अब ये देखो, आप यहाँ देखोगे तो मेंस्ट्रुएशन का डे 1 पढ़ चुका है, डे 1 क्लास होगी। आज के इस क्लास में इंट्रोडक्शन चल रहा है, सारी चीज़ों को समझा रहा हूँ। नेक्स्ट क्लास होगी तो हाँ, वो वृत्त या त्रिभुज कहाँ तक हम पहुँचेंगे बाकी आज देखते हैं, अभी आज की क्लास के बाद पता चलेगा। आइए आगे की बात करते हैं। तो इस तरीके से आप समझते चलेंगे। नोट्स जरूर बनाएंगे एकदम बेहतरीन तरीके से, जैसे मैं यहाँ पे लिख के समझा रहा हूँ, नोट्स बना लीजिएगा, रामबाण रहेगा आपके लिए। बात समझ में आ रही है? पूरे अपने 10 साल का एक्सपीरियंस आप लोगों के लिए बेहतरीन तरीके से शेयर कर रहा हूँ, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं कि जो समतलीय आकृतियाँ होती हैं डियर स्टूडेंट्स, इसमें हमें पढ़ना क्या होता है, इसमें हमें मुख्य चीज़ क्या है जिस पे हमें फोकस करना होता है। तो समतलीय आकृतियों में बच्चों 2 चीज़ें आती हैं, ध्यान रखिएगा। एक होता है परिमाप, जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलेंगे बच्चों पेरीमीटर। इन केस ऑफ सर्कल इसको सरकमफ्रेंस कहा जाता है, ठीक। दूसरी चीज़ जो होती है वो हम लोग पढ़ते हैं क्षेत्रफल। क्षेत्रफल जिसको डियर स्टूडेंट्स हम लोग क्या कहते हैं, एरिया कहते हैं, ठीक। अब ये समझ लेना बहुत ज़रूरी है कि परिमाप का मतलब क्या होता है। एक्चुअल में जो परिमाप अर्थात पेरीमीटर या सरकमफ्रेंस है, ये किस बात को रिप्रेजेंट करता है, क्या चीज़ ये दिखाता है। तो मैं एक लाइन में इसकी डेफिनेशन बताता हूँ ऐसे, टोटल लेंथ ऑफ द बाउंड्री, ध्यान देना, टोटल लेंथ ऑफ द बाउंड्री, टोटल लेंथ ऑफ द बाउंड्री ऑफ एनी प्लेन फिगर, ऑफ एनी प्लेन फिगर, किसी भी प्लेन फिगर की जो बाउंड्री होती है वो उसकी जो टोटल लेंथ होती है उसी को उसका पेरीमीटर कहा जाता है। समझाने का प्रयास करता हूँ। सपोज कर लीजिए कि हमारे पास एक ऐसे सर्कल है और ये सर्कल किसका है, मान लो बच्चों वायर मीन्स तार का है, ठीक है। तो इसके सरकमफ्रेंस या नॉर्मली बोलो इसके परिमाप, ठीक है, या जिसको हम पेरीमीटर कहते हैं, का मतलब क्या होता है। इसका मतलब ये होता है कि ये हमारे पास एक सर्कुलर वायर है जिससे हमारा सर्कल बन रहा है। तो पेरीमीटर का मतलब है कि इस वायर को एक किसी पॉइंट पर कट करिए और कट करके इसको ऐसे फैलाइए। उस वायर की जितनी लेंथ होगी, उस वायर की जितनी लंबाई होगी, वही लंबाई उस सर्कल के पेरीमीटर, उस सर्कल के सरकमफ्रेंस या हिंदी में परिमाप कहा जाता है। क्लियर हो गई बातें? बाउंड्री ही तो है ये। अब मान लीजिए हम आयताकार फिगर की बात करते हैं। कोई एक खेत है आपका, तो खेत के चारों तरफ मेड़ी बनती है लोग कहते हैं, तो उसके चारों तरफ आप टहलो, जितनी दूरी आप तय करोगे, जितनी डिस्टेंस आप ट्रेवल करोगे, वही उसका पेरीमीटर है। ये हम क्यों इतना डिटेल में डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि आपको पता है एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन ऐसे नहीं आता कि इसका परिमाप निकालो, इसका क्षेत्रफल निकालो। वो तो घुमा के कहेगा ना कि भाई यह हमारे पास एक आयताकार खेत है, इसके चारों तरफ हमें फेंसिंग करनी है, या आप कह सकते हैं तार बंधवाना है, तो तार की लंबाई कितनी होगी। तो तार की लंबाई जब पूछ रहा है तो हमें वहाँ समझना पड़ेगा कि हमें परिमाप निकालने की आवश्यकता है या क्षेत्रफल का निकालना है। तो उसकी बाउंड्री को कवर करना है, तो बाउंड्री को कवर करना है मीन्स हमें वहाँ पर उसका परिमाप निकालने की ज़रूरत है, परिमाप निकालने की आवश्यकता है। काफ़ी बेहतरीन लेक्चर आपको प्रोवाइड कराने का प्रयास कर रहा हूँ। अगर आपको पसंद आ जाएगा ना डियर स्टूडेंट, तो कमेंट सेक्शन में दिल खोल करके कमेंट करिएगा और मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको ये लेक्चर कैसा लगा, कितना समझ में आ रहा है आपको। तो ये हो गया परिमाप का मतलब, ठीक है। जैसे मान लीजिए आयताकार खेत है इस तरीके से, तो इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ कहीं काट दो, खींच दो, जितना लंबा तार उसमें लगा हुआ है वही क्या हो जाएगा, परिमाप, और उसका पेरीमीटर हो जाएगा, ठीक है। क्षेत्रफल का मतलब होता है कि हाउ मच प्लेन स्पेस इट ऑक्यूपाई, ठीक है, मीन्स कितना समतल स्थान ये घेरता है। जैसे ये बोर्ड है तो ये इस तरीके से पूरा कितना स्थान घेरा हुआ है, ये इसका क्या होगा, क्षेत्रफल होगा।
समझ आ गई बातें? तो कब हमें क्षेत्रफल निकालना होगा, कब हमें परिमाप निकालना होगा, ये आपको कुछ कुछ आइडिया लग गया होगा। बाकी जब हम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व करना का प्रयास करते हैं, जब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो और अच्छे से डिटेलिंग हो जाती है और उसको हम लोग और बेहतरीन तरीके से समझ जाते हैं। तो परिमाप और क्षेत्रफल दो चीज़ें समझ में आ गई हैं। ये दोनों चीज़ें डियर स्टूडेंट्स जो यूज़ होती हैं वो कहाँ यूज़ होती हैं? समतलीय आकृतियों में यूज़ होती हैं। और इन समतलीय आकृतियों में क्या क्या आता है हमने आपके साथ डिस्कस कर लिया। अभी 1 बाय 1 करके हम लोग चर्चा भी करना स्टार्ट करेंगे, लेकिन अब थोड़ा सा आ जाते हैं हम डियर स्टूडेंट्स 3D फिगर पर। और आइए थोड़ा बात करते हैं कि इस 3D फिगर में हमें क्या क्या चीज़ें सीखनी होती हैं, क्या क्या चीज़ें इसमें हमें पढ़नी होती हैं। ठीक है, आइए बात करते हैं क्या क्या हमें पढ़ना होता है। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट्स इस ठोस आकृतियों में हमें क्या क्या पढ़ना होता है। देखिए, हमें पढ़ना होता है डियर स्टूडेंट्स पृष्ठीय क्षेत्रफल। समझते चलिएगा, पृष्ठीय क्षेत्रफल जिसको हम लोग बोलते हैं सरफेस एरिया। ठीक है, एरिया अलग है, सरफेस एरिया अलग है, समझने का प्रयास करिए। ठीक है, एरिया नहीं, कौन सा एरिया? सरफेस एरिया। ठीक है, अब डियर स्टूडेंट्स ये जो हमारा सरफेस एरिया होता है, जो हमारा पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है डियर स्टूडेंट्स, ये पृष्ठीय क्षेत्रफल हमारा दो प्रकार का, कितने प्रकार का होगा? दो प्रकार का। देखिएगा, एक होता है बच्चों वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, इस वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल को दो नामों से जाना जाता है। इसको लेटरल सरफेस एरिया भी बोला जाता है, कुछ केस में लेटरल सरफेस एरिया, और ज़्यादातर केस में इसको बच्चों कर्व्ड सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया बोला जाता है। ठीक, इसको हम लोग शार्ट में अगर लिखने की बात करें तो इसको हम लोग LSA से दिखा लेते हैं और इसको बच्चों हम लोग CSA से दिखा लेते हैं, कर्व्ड सरफेस एरिया को। अब हम लोग समझते हैं कि पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब होता क्या है। पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब होता क्या है, समझाने का प्रयास करता हूँ। जैसे बच्चों ये डस्टर है, ये घनाभाकार है, तो ये इसका पृष्ठ है, ये इसका, जैसे ये इसका सरफेस है, ये इसका सरफेस है। जहाँ जहाँ आप हाथ फेर सकते हो वो सब इसका सरफेस है, वो इसका पृष्ठ है। ये तो ये जितने भी सरफेस हैं ये 2D हैं और सारे सरफेस मिलाकर के ये डस्टर 3D फिगर बन गया है, घनाभ बन गया है। आपको पता है कि घनाभ में 6 सरफेस होते हैं। तो ये जो सरफेस दिख रहे हैं, जो पृष्ठ दिख रहे हैं, इन सभी पृष्ठों के क्षेत्रफलों का योगफल, सुनिए ध्यान से, इन सभी पृष्ठों के क्षेत्रफलों का योगफल इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल कहलाता है। समझ रहे हो? इसका जो पीठ है, ये प्लस ये प्लस ये प्लस ये प्लस ये प्लस ये सब मिला करके जो बनेगा उसे हम लोग क्या बोलेंगे? पृष्ठीय क्षेत्रफल बोलेंगे, उसे हम सरफेस एरिया बोलेंगे। अब इस सरफेस एरिया को दो कैटेगरी में कैटेगराइज किया गया। एक हो गया है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और दूसरा होता है बच्चों संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। ध्यान समझते चलिएगा, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक, जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं डियर स्टूडेंट्स टोटल सरफेस एरिया। क्या बोलेंगे? टोटल सरफेस एरिया, जिसको शार्ट में हम लोग TSA से रिप्रेजेंट करते हैं। अब पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब तो आपको समझ में आ गया। अब पृष्ठीय क्षेत्रफल दो तरह का होगा, एक संपूर्ण माने टोटल और एक होगा वक्र जिसमें कुछ चीज़ें नहीं होंगी। आराम से बताता हूँ, एकदम एक लाइन में लिख देता हूँ, यही लाइन आप लोग याद रखिएगा। यहां कह सकते हो एक्सेप्ट, ध्यान रखना, एक्सेप्ट टॉप एंड बॉटम, टॉप एंड बॉटम। हिंदी में लिखें तो मैं बोलूंगा कि अर्श तथा फर्श को छोड़कर, अर्श तथा फर्श को छोड़कर, ठीक है, जो सरफेस होंगे उनका एरिया निकाला जाएगा। तो वो क्या निकलेगा? कर्व्ड सरफेस एरिया निकलेगा। जैसे ये मार्कर है हमारे पास, ये मार्कर सिलेंड्रिकल है। अब एक तो इसका ये पोर्शन है और ये टॉप है, ये बॉटम है।
अगर इस टॉप को और इस बॉटम को ना इंक्लूड किया जाए, टॉप और बॉटम को छोड़कर केवल इतने का सरफेस एरिया निकाला जाए, तो इसको बोला जाएगा बच्चों क्या, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, लेटरल सरफेस एरिया या कर्व्ड सरफेस एरिया। समझ में आ रही हैं बातें। और अगर जब हम इस बॉटम को और टॉप को भी इंक्लूड कर लेंगे, ध्यान से सुनिएगा, इसको और इसको भी जब हम लोग इंक्लूड कर लेंगे, तो जो एरिया हम लोग निकालेंगे उसे क्या बोलेंगे डियर स्टूडेंट, उसे हम बोलेंगे टोटल सरफेस एरिया। तो आप इसको बोलेंगे क्या, इंक्लूडिंग, ध्यान रखना, इंक्लूडिंग टॉप एंड बॉटम। मेरी बात को ध्यान रखिएगा, हमेशा से बहुत सारे बच्चों को मैंने वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल में बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हुए देखा है, बहुत ज़्यादा ही वो लोग परेशान होते हैं। लेकिन मैंने शायद आपको स्पष्ट करके दिखा दिया है कि टॉप और बॉटम को इंक्लूड कर लोगे, उसको जैसे आप कमरे में बैठे हुए हो तो ऊपर छत है, नीचे क्या है बच्चों, फर्श है। तो अगर छत और फर्श और ये 4 वॉल्स हैं, इनको इंक्लूड कर लेते हो तो वो क्या हो गया, आपका टोटल सरफेस एरिया हो गया। और केवल 4 वॉल्स को आपने निकाला, टॉप और बॉटम को आप लोगों ने नहीं निकाला, उसको छोड़ दिया, तो जो हमें निकलेगा, तो हमें प्राप्त होगा, उसे बच्चों हम लोग क्या बोलेंगे, पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब ये ठोस आकृतियों में इन 2 चीज़ों के साथ साथ एक चीज़ और आती है जिसका नाम है बच्चों आयतन। क्या नाम है, आयतन, जिसको डियर स्टूडेंट्स हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं, वॉल्यूम कहते हैं। आयतन कब निकालना होता है, देखो मैं ये समझाने का प्रयास कर रहा हूँ कि आप वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कब निकालोगे, आप संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कब निकालोगे, आप इतना बेसिक सी चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ। हो सकता है कुछ लोगों को थोड़ा बहुत बोर ज़रूर लग रहा होगा, क्योंकि कई सारे बच्चे डायरेक्ट क्वेश्चन पे, आज हम बेहतरीन क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अरे यार क्वेश्चन हम सॉल्व कराएंगे, तुम सॉल्व कर लोगे, कल उसी में थोड़ा सा चेंज करके नया क्वेश्चन आएगा, उलट जाओगे, सॉल्व ही नहीं कर पाओगे। क्यों नहीं कर पाओगे, क्योंकि मुझे पता नहीं। मैं नॉर्मली बच्चों को सिखाता हूँ कि जैसे आदमी साइकिल चलाना सीखता है, तो अगर आपके घर में कोई भी साइकिल है, छोटी वाली बड़ी वाली, अगर किसी एक पर्टिकुलर साइकिल को आपने चलाना सीख लिया है, तो चाहे वो मोटे टायर वाली साइकिल हो या पतले टायर वाली साइकिल हो, छोटी हो बड़ी हो, कोई भी हो, आपको मिलेगी तो आप उसको चला लेंगे। थोड़ी सी दिक्कत ज़रूर होगी क्योंकि हाथ सेट हो गया है आपकी अपनी वाली साइकिल पे, लेकिन चला सब लेंगे। क्यों, क्योंकि आपने साइकिल चलाना सीखा है, उसको रटा नहीं है कि हाँ एक बार बस ऐसा कुछ होता है ना, मतलब सीखा है। तो चीज़ों को सीखना है आप लोगों को। जब सीखोगे भाई, एग्ज़ाम में कौन सा क्वेश्चन आएगा कोई नहीं बता सकता है। अगर कोई बता सकता होता तो उसका नाम एग्ज़ाम क्यों पढ़ता, बताओ मेरे प्यारे बच्चों। लोग बोलते हैं ना, मतलब आज हम वही क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो एग्ज़ाम में पक्का आएंगे। अब की बार पक्का क्या आएंगे, हमने पेपर बनाया है क्या? हाँ ये है कि जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आए हैं उस तरह के क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, ये बात सही है। लेकिन आप इन सब भ्रम में मत पड़िए, समझ रहे हो ना। ईमानदारी से अच्छे से काम करिए। जो लोग मेहनत करते हैं, शॉर्टकट कम खोजते हैं, वो लोग हमेशा सक्सेस। शॉर्टकट खोजा जाता है लेकिन शॉर्टकट स्मार्टनेस, जैसे कुछ लोग कहते हैं ना स्मार्ट वर्क करिए, कुछ लोग कहते हैं तुम तो बड़ा हार्ड वर्क करते हो, स्मार्ट वर्क नहीं करते हो। तो हार्ड वर्क के बाद ही स्मार्ट वर्क आता है। जब तक आप किसी पोस्ट पर नहीं होंगे, जब तक कुछ आपको खास नॉलेज, कौन सी स्मार्टनेस दिखाओगे बताओ मुझे। आपको लैपटॉप चलाना आता ही नहीं है, अभी आपने उसके बेसिक सीखे ही नहीं हैं, उसके रूल्स को आपने सीखा ही नहीं, कौन सी स्मार्टनेस आप उसमें दिखाओगे। पहले तो आपको हार्ड वर्क करना पड़ेगा। जब आप हार्ड वर्क करेंगे, उसको सीखेंगे, तब जब उसको एक बार सीख लेंगे तो उसमें नए नए कंसेप्ट आप बनाएंगे, तब उसमें स्मार्ट वर्क आप करेंगे। तो हमेशा याद रखिएगा कि स्मार्ट वर्क जो है वो हार्ड वर्क के बाद आता है। इसलिए कभी भी आप मेहनत करने से मत डरिए और चीज़ों को समझिए। तो हमने बोला कि अगला हमारा आता है बच्चों आयतन। आयतन कब निकाला जाता है? आयतन जो है डियर स्टूडेंट्स वो केवल और केवल ठोस आकृतियों का निकाला जाता है। पहली चीज़ ये जान लीजिए, केवल और केवल जो सॉलिड फिगर्स होते हैं, उन सॉलिड फिगर, उन ठोस आकृतियों का ही आयतन निकाला जाता है। आयतन का मतलब होता है कि हाउ मच एयर, हाउ मच वाटर इट कैन होल्ड, अपने अंदर ये कितना रख सकता है। जैसे एक बाल्टी है जो सिलेंड्रिकल होती है, तो
कहा जाए इसमें कितना दूध रखा जा सकता है या कितना पानी रखा जा सकता है, तो हमें वहाँ पे क्या निकालना होगा, उसका आयतन निकालना होगा, हमें उसका वहाँ पर वॉल्यूम फाइंड करना होगा। समझ में आ रही हैं बातें? तो आई होप सारी चीज़ें जो बेसिक जितनी भी चीज़ें थी वो सारी की सारी पूर्णतया 100% हर एक एंगल से आप लोगों को समझ में आ चुकी हैं। अब 1 बाय 1 करके हम लोग फिगर्स के बारे में डिस्कस करना स्टार्ट करेंगे। समझ में आई? आइए बात करते हैं कि अब हम किस तरीके से छोटे छोटे फिगर्स को, सारे फिगर्स को लेकर के आपस में चर्चा करेंगे और किस तरह से उनके बिहाफ पे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। आज का ये जो हमने इंट्रोडक्शन आपको प्रोवाइड कराया है, ये आप लोग अपनी कॉपी में ज़रूर नोट कर लीजिएगा, क्योंकि इससे आपको मेंसुरेशन का एक कंप्लीट कम्पैक्ट फॉर्म समझ में आ गया होगा कि आप किसी भी प्रकार की प्रिपरेशन करेंगे तो वहाँ पर ये आपकी हेल्प बहुत ज़्यादा करेगा, क्योंकि आपको मैंने बहुत ही अच्छे से इसको बताने का प्रयास किया है। तो हम लोग स्टार्ट कहाँ से करेंगे बच्चों? हम लोग स्टार्ट करेंगे समतलीय आकृतियों से। ध्यान रखिएगा, हम लोग स्टार्ट करेंगे बच्चों समतलीय आकृतियों से। ठीक है, समतलीय आकृतियों से हम लोग स्टार्ट करेंगे, जिनको हम लोग इंग्लिश में प्लेन फिगर्स कहते हैं। अब अभी आप लोगों ने देखा कि इन प्लेन फिगर्स में, इन समतलीय आकृतियों में हमारे पास कई सारी चीज़ें आई। वृत्त आया, त्रिभुज आया, चतुर्भुज आया, बहुभुज आया। तो हम लोग स्टार्टिंग कहाँ से करेंगे? वृत्त से स्टार्टिंग करेंगे। वृत्त जिसको हम लोग बच्चों क्या कहते हैं? सर्कल कहते हैं। ठीक है, सर्कल कहते हैं। ठीक, सर्कल कहते हैं। यहाँ से हम लोग स्टार्टिंग करेंगे। क्या फार्मूला होता है, क्या होता है, किस तरह के क्वेश्चंस होते हैं, ये सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस करते चलेंगे। लेकिन डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर को मैं यहीं समाप्त करना चाहूँगा, क्योंकि इस लेक्चर में हमारा जो मतलब था, जो हम चाहते थे, हम यही चाहते थे कि आज के इस लेक्चर में मैं मेंसुरेशन का एक बहुत ही स्पेशल इंट्रोडक्शन आपको प्रोवाइड करा सकूं, जो मैंने कर दिया है। अब कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है जिसको आप लोग सुन लीजिए। कई सारे बच्चे जो रिसेंटली हमसे ऐड हो रहे हैं, रिसेंटली हमारे आपके चैनल को सब्सक्राइब करें, ये मेरा नहीं है, आपका ही है, इसको आपने ही बनाया है, इसलिए मैं हमेशा कभी भी मैं कहता हूँ मेरा चैनल ये आपका है। तो उनको हम ये बताना चाहेंगे कि आपके अपने इस चैनल पे डियर फ्रेंड्स पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन भी होती है। आप किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हैं, साथ ही साथ सेमेस्टर क्लास भी चलती है। सेमेस्टर क्लास में मैं केवल अप्लाइड मैथ्स पढ़ाता हूँ। जैसे इस समय सेकेंड सेमेस्टर की क्लास चल रही है, वहाँ पर उनको अप्लाइड मैथ्स सेकेंड में पढ़ा रहा हूँ शाम को 7 बजे। तो कई सारे बच्चे कंफ्यूज होकर के उस लेक्चर को भी पढ़ने लगते हैं, वो समझ नहीं पाते हैं। तो आपको हम बता दें कि आपको पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्ज़ाम का जितना भी लेक्चर मिलेगा उस पर लिखा रहेगा थंबनेल पर पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्ज़ाम, या इस तरीके से लिखा रहेगा। और आपका जो लेक्चर होगा वो हमेशा 3 बजे के पहले होगा। ध्यान रखिएगा, शाम को 3 बजे के पहले आपके सारे लेक्चर्स हो जाएंगे। जैसे ये मैथ्स का लेक्चर है, सुबह 7 बजे मिलता है आपको। अभी कल मैंने फिजिक्स पढ़ाया था, 11 PM पे आपको मिला था। मींस जो पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्ज़ाम प्रिपरेशन की क्लासेस होंगी वो 3 PM के पहले हो जाएंगी। 3 PM से या 3 PM के बाद जो है सेमेस्टर की क्लास चले, क्योंकि आप भी फ्यूचर में सेमेस्टर में जाएंगे तो मैं आपको भी पढ़ाऊंगा, इसलिए जाने रहिएगा, आपको ये सारी चीज़ें यहाँ पर मिलने वाली हैं। तो जो रिसेंटली हमारे डियर स्टूडेंट्स हमसे ऐड हो रहे हैं, बस उनसे हम ये कहना चाहेंगे कि आप परेशान मत होइए। बहुत सारे लेक्चर्स ऑलरेडी मैंने पहले से भी बना करके रखा है, जितना आप पढ़ना चाहें आप पढ़ते रहिए, और रेगुलर क्लास भी मैं आप लोगों को प्रोवाइड करा रहा हूँ, तो फ्यूचर में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बाकी डियर स्टूडेंट्स, अगर आपको किसी प्रकार का कोई डाउट आता है, किसी प्रकार का कोई डाउट आता है, आप आराम से कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। आपके पास बुक की PDF नहीं है, क्वेश्चंस नहीं है, मैं आपका टेस्ट लूँगा, उसके लिए आपको अपना टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना चाहिए। आप टेलीग्राम ऐप इंस्टॉल करिए, उसमें सर्च करिए DD मैथमेटिकल सॉल्यूशन, आपको अपना टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा, जिसमें ऑलरेडी 7500 बच्चे जुड़ चुके हैं। उसमें आप जुड़ जाइए, वहाँ कोई लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन हो, कभी क्लास पोस्टपोन करना हो, तो वहाँ पर मैं डायरेक्ट एक मैसेज के माध्यम से आपको बता सकता हूँ। अगर आप मुझसे पर्सनल कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, इस तरीके से सोशल मीडिया पे या मीन्स यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में आप कमेंट नहीं करना चाहते हैं, आपकी कोई पर्सनल क्वेरी है, उसके लिए ऑफिशियल
इंस्टाग्राम आईडी है DD मैथमेटिकल सॉल्यूशन, वहाँ पे आप सर्च करिएगा, वहाँ पर आप अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं। मैं जल्द से जल्द आपके क्वेश्चन को आंसर देने का प्रयास करूँगा, जल्द ही जल्द आपको सेटिस्फाई करने का प्रयास करूँगा। ठीक है, तो इस तरीके से सारी व्यवस्थाएं हैं। आशा करते हैं आप लोग अच्छी सी प्रिपरेशन करेंगे और अपना अपने माँ बाप का और हमारा नाम भी रोशन करेंगे। तो ठीक है डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में बस इतना ही। कैसा लगा आज का लेक्चर ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ, तब तक के लिए शानदार रहिए और पढ़ते रहिए।